अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मैनिएक। मैं हूं आपका मैनिएक जी। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के थर्ड ओडीआई पे। एंड कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस और पाकिस्तान ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर चुका है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, मैं बोल रही थी ना तुझे। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान 2-1 से ये सीरीज जीतेगा और रिजल्ट आपके सामने है। तो जी, मानते हैं मुझे नोस्ट्राडामस या नहीं? कैसा कैसा तो खैर, आगे चलते हैं और बात करते हैं इस मैच पे। कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, वंडरफुल बैटिंग, वंडरफुल बॉलिंग, सम मिसहैप्स इन द फील्डिंग। थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। कामरान गुलाम विल बी वेरी हैप्पी कि आमिर जमाल ने विकेट ले ली और जो उन्होंने कैच ड्रॉप किया था क्रेग इरविन का, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसी ओवर की 5th बॉल पे विकेट ले लिया आमिर जमाल ने। अदरवाइज वो खुद को बहुत कोसते कि ये एक उनके सबसे बेस्ट बैट्समैन की जो है मैंने कैच ड्रॉप कर दी। खैर, अगर हम थोड़ी सी बात करें फर्स्ट इनिंग से स्टार्ट करते हुए पाकिस्तान की बैटिंग पे, तो पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज बहुत अच्छा किया था और साइम अयूब फिर आउट हुए और साइम अयूब ने भी बैटिंग अच्छी की थी। एंड ही इज बिकमिंग अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। आई एम नॉट गोइंग टू जंप टू द कंक्लूजन्स कि ये अभी से ही बहुत अच्छे बैट्समैन हो गए हैं, नहीं, देखते हैं कि किस तरीके से डेवलप करते हैं, लेकिन एटलीस्ट अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। अब तक तो लग रहा है कि अच्छा खेल रहे हैं और जहाँ पे दूसरे बैट्समैन भी फेल हो रहे थे वहाँ पे उन्होंने एटलीस्ट जो है एक कंप्लीट फेलियर होने का सबूत नहीं दिया और अच्छा खेले। अभी ये देखना पड़ेगा कि ये आगे साउथ अफ्रीका में किस तरीके से खेलते हैं, वहाँ पे T20s, वनडेज और टेस्ट मैचेस में ये कैसे परफॉर्म करते हैं, तभी जाके कोई वर्डिक्ट दिया जा सकता है अगेंस्ट हिम। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि वी हैव टू गिव हिम सम चांस। मतलब आप जो है इतना जल्दी डिस्कार्ड नहीं कर सकते इनको, क्योंकि अदरवाइज आप टेस्ट नहीं कर सकेंगे। जब तक आप किसी को टेस्ट नहीं करते तब तक आप उन्हें डिस्कार्ड ना करें कम्प्लीटली। इनको थोड़ा सा चांस दें और वो अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर देखिए, उन्होंने अपनी अपनी दूसरी सीरीज में ही एक मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता, तो विच इज़ नो स्मॉल फीट। आई कुड आर्ग्यू कि शायद ये अवार्ड उनका बनता नहीं था, बट खैर अच्छा खेले वो एंड उस वजह से उनको अवार्ड मिला। बट ऑन द अगर मैं इसका काउंटर नैरेटिव दूं तो बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, तो शायद इस मिनी सीरीज में, इस 3 मैच की सीरीज में और जहाँ पे इतने ज़्यादा हाइलाइट्स थे नहीं, वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज सैम अयूब का ही बनता था। खैर, साइम अयूब आउट हुए और साइम अयूब आउट हुए अपनी गलती से नहीं, बल्कि साइम अयूब आउट हुए बिकॉज ऑफ द विंड रेजिस्टेंस। साइम अयूब की शॉट अच्छी थी, शॉट सिलेक्शन भी अच्छा था और टाइमिंग भी अच्छी थी, टाइमिंग बुरी नहीं थी उस बॉल पे, लेकिन बस इतनी पावर नहीं थी उनकी शॉट में। प्लस जो विंड रेजिस्टेंस है, विंड जो है अपोजिट, विंड के अपोजिट में उन्होंने शॉट खेली थी, विंड जो है वो अपोजिट साइड की थी, इनटू द विंड उन्होंने शॉट खेली और उसकी वजह से जो है वो बॉल जो है वो इतना ट्रेवल नहीं कर पाया। तो आज हमारे 2 बैट्समैन जो हैं वो विंड की वजह से आउट हुए और हमारे दोनों बेस्ट बैट्समैन जो हैं विंड की वजह से आउट हुए। Oh, what a pickup! But straight down the throat. पहले साइम अयूब आउट हुए, फिर लेटर ऑन इन द इनिंग्स कामरान गुलाम जो है वो भी विंड की वजह से आउट हुए। उन्होंने जो शॉट खेला था वो भी इतना, जो शॉट था वो इतना जोर से नहीं खेला था कि फील्डर तक कैरी कर जाए, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने विद द विंड वो शॉट खेला था, तो विद द विंड जो है वो बॉल को कैरी कर गई विंड टू द फील्डर और वो आउट हो गए। Into the pitch. It hasn't come onto the bat. In the air, taken. तो पहले साइम अयूब ने अच्छी बैटिंग की, साइम अयूब के साथ अब्दुल्ला शफीक ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, बहुत ज़बरदस्त खेले वो और उन्होंने प्रूव किया कि ही इज़ नॉट लैगिंग बिहाइंड एनीवन। आई वुड आर्ग्यू कि ये जगह नहीं है अब्दुल्ला शफीक की। मतलब इफ़ आई एम जेसन गिलिस्पी,
आई मीन चलो जैसन गिस्पी तो नहीं, सॉरी अभी आकिब जावेद हैं। तो इफ आई वाज आकिब जावेद आई वुड आस्क अब्दुल्ला शफीक टू बैट ऑन वन डाउन and I would find someone more explosive than Abdullah Shafiq to open the innings along with Saim Ayub. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अब्दुल्ला शफीक अच्छे बैट्समैन नहीं है या वो कोप नहीं कर पाते हैं स्विंग को, ये भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो तरह इनिंग्स को एंकर करके लेके चलने वाला स्टाइल है। इस तरीके का बैट्समैन मेरे हिसाब से हमें वनडेज में वन डाउन पे चाहिए होता है, ना कि ओपनिंग में। ओपनर ज़रा एक्सप्लोसिव होने चाहिए जो कि पहले 10 ओवर्स का बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकें, और ये चीज़ अभी तक जो है वो मिसिंग लग रही है हमें। इवन आज के मैच में अच्छा खेला पाकिस्तान ने, लेकिन एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट जो होता है ना, वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट हमें नहीं मिल पा रहा, हमें नहीं मिल रहा। तो अब तक तो हमें ये मैच सॉरी ये इनिंग्स हमें बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हमें एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिलता ही नहीं है, बल्कि जिस तरीके का अच्छा स्टार्ट आज मिला वैसा भी कभी नहीं मिलता। इस वजह से हमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ एज़ एन एनालिस्ट अगर मैं देखूँ ऑन अ ग्लोबल स्टेज, तो मुझे लगता है कि थोड़े से एक्सप्लोसिव होने चाहिए हमारे बैटर्स। ठीक है, उसके बाद कामरान गुलाम आए। कामरान गुलाम ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, उनका बहुत अच्छा साथ दिया आपके रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग की। और तो अगर मैं डाउन द ऑर्डर की बात करूं तो डाउन द ऑर्डर तैयब ताहिर और सलमान अली आगा, इन दोनों की वजह से पाकिस्तान 300 मार्क को क्रॉस कर सका, क्योंकि इन्होंने डाउन दी ऑर्डर बहुत अच्छा खेला और जहाँ पे शॉट्स रिक्वायर्ड थी वहाँ पे वो शॉट्स खेली। एंड वंस अगेन सलमान अली आगा जो हैं वो एक वियर्ड शॉट खेल के आउट हुए, समझ नहीं आया मुझे कि किस तरीके का शॉट था वो इतना अच्छा खेलने के बाद। मतलब आई अंडरस्टैंड कि ठीक है वो शॉट जो है इसलिए मुझे वियर्ड लग रहा है क्योंकि मैं उसको एज अ बैट्समैन पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैच के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक बॉल जो है इट हरिड ऑन टू हिम ऑन टू द चेस्ट, और वो उसको भी शॉट मारना चाहते थे क्योंकि 2-3 ओवर्स ही रह गए थे एंड दे वर ट्राइंग टू गेट एज मच रन्स एज दे कुड। तो ठीक है, इट वाज ओके, वो अपना काम कर चुके थे, उन्होंने पाकिस्तान को इतना करीब ला दिया था 300 के कि वहां से पाकिस्तान 300 क्रॉस कर गया। तो अब अगर बॉलिंग की बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। स्टार्टिंग में उन्होंने 3rd ओवर में जो है गम्बी और उसके साथ-साथ जो उनके लास्ट मैच के अच्छे बैट्समैन थे मायर्स, उनको आउट कर दिया इनटू द 3rd ओवर। That's short. And has shot to catch it, and it is caught. और जब गम्बी के आउट होने के बाद मायर्स आए थे बैटिंग करने, तो उनकी जो पहली शॉट थी वो एक कमांडिंग शॉट थी, बहुत अच्छी शॉट खेली उन्होंने, जिससे लग रहा था कि वो मूड में थे कि वो अच्छा खेलेंगे। It's a nice shot getting off the mark there, Dion Myers, square of the wicket. और जिस तरीके की पोजीशन हो गई थी लेटर ऑन द इनिंग्स, अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर इस तरीके की कोई अच्छी इनिंग खेल जाता मायर्स की तरह की, जिस तरह की लास्ट टाइम खेली थी मायर्स ने, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन साइम अयूब ने ऐसा होने नहीं दिया और साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 2 विकेट्स उन्होंने निकाल ली वहाँ पे। आगा सलमान ने भी अच्छी बॉलिंग की, अनलकी रहे बेचारे आगा सलमान। उनको एक क्लियर लेग बिफोर का शॉट था और वहाँ पे अगर वो विकेट मिल जाती पाकिस्तान को तो पाकिस्तान और जल्दी इनको आउट कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली DRS नहीं था तो रिव्यू हम ले नहीं सके और वो एक क्लियर आउट था, अंपायर ने नहीं दिया। Very loud appeal. वहाँ पे तो खैर अनलकी रहे आगा सलमान कि उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, लेकिन उसके अलावा बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। एंड वंस अगेन जो बॉलर आज भी जिससे मुझे शिकायत थी, शिकवा था, वो वही थे जिनसे पहले थी, और वो हैं हारिस रऊफ। कि हारिस रऊफ आज भी किसी भी किस्म की कोई कमांडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। 3 मैच की सीरीज में सिर्फ 3 विकेट्स ली हैं हारिस रऊफ ने, जिसमें से 1 विकेट आपकी इन द लूजिंग कॉज थी पहले मैच में। उसके बाद 2 विकेट्स आज आपने जो ली, उसमें से जो लास्ट विकेट थी वो ही एक विकेट थी जिसमें आपने बैट्समैन को रिसीव किया, मतलब जो 11th नंबर का बैट्समैन होता है, नंबर 11, उसको आपने रिसीव किया। उसके अलावा जो पहली विकेट आपको मिली वो भी एक गिफ्ट था बैट्समैन की तरफ से। बैट्समैन ने आपको एक तोहफा दिया कि यार ये लो, आपको विकेट नहीं मिल रही, आप भी विकेट रख लो।
So it was very straight to Williams and sort of caught in between the... And that is... क्योंकि आप सिर्फ पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे और वही कुछ पेजेस जो हैं फेसबुक के उस चीज़ को जो है ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि 145 k's की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। भाई आप ये भी तो देखो कि टेल एंडर्स भी चौके मार के जा रहे हैं आपको। Given the conditions. Oh, nice. Very nice. 4. Nice, very nice. Managed to hit the ball on the up. Here we go, we'll get a boundary now. And that's been smashed. That's been smashed really, really nicely. Long way in front of... It's a hook shot from Badande, and he's bisected the two fielders on the square. जो प्लेयर्स आमिर जमाल को सही से सीधे बल्ले से खेल नहीं पा रहे, वो प्लेयर्स आपको बाउंड्रीज मार के जा रहे हैं। मतलब नंबर 11 के रिचर्ड अंगावा जो है वो आपको बाउंड्रीज मार के जा रहे हैं और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी आपको बाउंड्रीज मार के जा रहे हैं। तो ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने नहीं मारी आपको बाउंड्रीज, लेकिन अंगारवा तक ने आपको बाउंड्री मारी। तो मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ रह गई है कहने के लिए कि किस तरीके के बॉलर हैं हारिस रऊफ। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ये जिक्र कर रहा था तो लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आप जो है एक ही बॉलर है जो परफॉर्म कर रहा है इतना अच्छा और आप उसी को जो है कह रहे हैं कि वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में चलता है तो चल तो रहा है। जी हाँ, चलता है ऑस्ट्रेलिया में और चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसका मसला यही है कि वो एक पिच डिपेंडेंट बॉलर है। अगर पिच हेल्प कर रही है फास्ट बॉलर्स को तो वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, अदरवाइज वो एक नॉर्मल किस्म की बॉलिंग भी नहीं कर सकते। जैसे कि आमिर जमाल देखिए सेम पिच पे बॉलिंग करा रहे थे आमिर जमाल और सेम पिच पे बॉलिंग करा रहे थे हारिस रऊफ। आप देखें आमिर जमाल ने कितना ट्रबल किया बैट्समैन को, और वहीं पे आप देखें कि आपके हारिस रऊफ ने कितना इजीली रन्स दिए। मतलब जितना इजीली हारिस रऊफ ने रन्स दिए उतना इजीली किसी और पाकिस्तानी बॉलर पे रन्स नहीं बना पाए जिम्बाब्वेंस। अबरार अहमद ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और 2 विकेट्स लिए उन्होंने और अच्छा रिसीव करके बैट्समैन को उन्होंने विकेट्स लिए। उसके अलावा कामरान गुलाम ने भी अपनी एक मेडन ओडीआई विकेट ले ली और उसके साथ साथ सेंचुरी भी की, तो मैन ऑफ द मैच उनके नाम हुआ इस वजह से। और फैसल अकरम वंस अगेन ही वाज डिसअपॉइंटिंग टुडे। और अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वो किस तरह के बॉलर बनते हैं, क्योंकि ऑल्दो ही वाज डिसअपॉइंटिंग लेकिन विद इन दैट शॉर्ट स्पेल 1-2 बॉल्स उन्होंने बहुत अच्छी कराई व्हिच मेड मी वंडर कि यार क्या चल रहा है इस बच्चे के दिमाग में, क्यों ये अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा। आई थिंक उसका जो मसला है वो है कि ही अभी तक जो है वो ये नहीं समझ पा रहा कि मुझे किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। बॉलिंग की जो लाइन और लेंथ है उसकी, स्पिन उसकी बॉलिंग में है, लाइन और लेंथ सही उसको करनी पड़ेगी अपनी और ये सीखना पड़ेगा उसको। आई थिंक अगर मैं यहाँ पे कोच होता पाकिस्तान का तो आई वुड हैव टोल्ड हिम टू गो बैक टू द डोमेस्टिक सर्किट एंड परफॉर्म देयर एंड लर्न द लाइन एंड लेंथ ऑफ स्पिन बॉलिंग। उसके बाद उसको चांस दिया जाए। अभी फिलहाल जो है ही इज टू ग्रीन, आई थिंक ही इज टू ग्रीन टू बी इंक्लूडेड राइट अवे इनटू द सीनियर प्रो टीम। तो उसको चांस अभी नहीं देना चाहिए, अभी उसको वापस भेजना चाहिए कि भाई आप जाओ, आप शाहीन की तरफ से खेलो, आप डोमेस्टिक सर्किट में खेलो और आप जो है परफॉर्म करो वहाँ पे और लाइन और लेंथ अपनी सही करो। उसके बाद आप टीम में वापस आओ और आपको जगह दी जाएगी जब आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे। तो इस तरीके का अगर उनका एक माइंडसेट बनाया जाए और उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करके उनको वापस भेजा जाए तो ही कुड बी अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर। राइट नाउ I'd stick with साइम अयूब एंड अबरार अहमद। साइम अयूब भी अच्छी स्पिन कर रहे हैं, उनकी स्पिन को भी ग्रो करना चाहिए और जहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलती है वहाँ पे साइम अयूब जो है वो अच्छे स्पिनर साबित होते हैं, एक अच्छे पार्ट टाइमर हैं साइम अयूब, तो उनको ग्रो करना चाहिए उस चीज़ पे। प्लस में अपनी बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए। फॉर नाउ हमारे पास इतने स्पिनर्स जो हैं वो ठीक हैं टीम में एंड वी डोंट नीड समवन लाइक फैसल अकरम के वो जो है इस ग्रीन एज में आके जो है वो यहाँ पे खेलें और अपना करियर तबाह कर दें। बिकॉज हमने कई दफ़ा देखा है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं इस ग्रीन एज में आते हैं,
डायरेक्टली उनको इंडक्ट कर लिया जाता है सीनियर टीम में, उसके बाद वो मुसलसल फेल होते हैं और उसके बाद उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो दिस शुड नॉट हैपन टू फैसल अकरम, ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। उसको जो है ग्रो करना चाहिए अपने डोमेस्टिक सर्किट में जाके और उसके बाद आना चाहिए नेशनल टीम में। आमिर जमाल, जैसे कि मैं बात कर रहा था पहले भी कि आमिर जमाल ने भी अच्छी बॉलिंग कराई और सेम पिच पे बैट्समैन को ट्रबल करके 2 विकेट्स आमिर जमाल ने भी ली। तो जनाब दैट वाज इट फॉर द पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे ओडीआईज। और अब बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट मैच चल रहा है। साथ में इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, जहाँ पे न्यूजीलैंड जो है कीवीज़ ने दुर्गत बना दी है इंग्लैंड की और बहुत अच्छा खेल रहे थे कीवीज़। वो तो बशीर ने जो है विकेट्स ले ली, अदरवाइज कीवीज़ जो हैं दे वुड हैव रन अवे विद द शो। बहुत अच्छा खेल रहे थे कीवीज़, लेकिन शोएब बशीर की अच्छी बॉलिंग की वजह से मैच जो है एट द एंड ऑफ डे 1 जो है बहुत इवन स्टीवंस हो गया है। अदरवाइज शोएब बशीर को अगर हम थोड़ा सा निकाल देते हैं इस पिक्चर में से, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता ब्रिटिश साइड को। Still, I would say कि it is not 50-50. I would say that it is 70-30 in favor of New Zealand. और लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, बट सो फार इट इज 70-30 फॉर मी, इट्स 70-30 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। तो जनाब अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका पे। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि ये टेस्ट मैच जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा हो रहा है और इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका श्रीलंका का वो असर कर रहा है जो कि अभी इंडिया ने किया है ऑस्ट्रेलिया का। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका इज द होम साइड, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और मतलब जिस तरीके से साउथ अफ्रीका 190 समथिंग पे ऑल आउट हुई, तो काफ़ी लोग जो हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ समझ रहे थे कि श्रीलंका ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा यहाँ से वापस आना। लेकिन टेम्बा बाउमा को मैं सैल्यूट करूंगा, उन्होंने एक कैप्टन इनिंग्स खेली जहाँ पे बैट्समैन जो हैं लेफ्ट राइट सेंटर आउट हो रहे थे, दे वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। तो वहाँ पे उन्होंने सब्र और तहम्मुल का साथ दिया और वहाँ पे एक समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए 70 प्लस स्कोर किया और कोशिश की कि जितना डीप ले जा सकते हैं मैच को, जितना डीप ले जा सकते हैं इनिंग्स को, उतना डीप ले जाएं और जितने रन स्कोर कर सकते हैं ऑन दैट ट्रबलसम पिच उतने रन स्कोर करें। और वही हुआ। तो 191 रन्स करके वहाँ से बाहर आई साउथ अफ्रीकन साइड, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हमने 150 से ज़्यादा स्कोर बना लिया है, तो वी हैव अ शॉट एट दिस। और विद दैट कॉन्फिडेंस जो बॉलिंग कराई है साउथ अफ्रीकन क्विक्स ने, मतलब एब्सोल्युटली आउट क्लास बॉलिंग कराई है उन्होंने। मतलब लेस देन 15 ओवर्स में आपने ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को। इन 13.5 ओवर्स इनफैक्ट आपने ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को। मार्को यानसन ने कमाल की बॉलिंग की, 7 विकेट्स लिए उन्होंने और उनका बहुत अच्छा साथ दिया रबाडा ने और कोत्जे ने। रबाडा ने 1 विकेट लिया, कोत्जे ने 2 विकेट लिए और इस तरीके से 3 साउथ अफ्रीकन क्विक्स ने विद इन 13.5 ओवर्स ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को। 42 रन्स पे ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को, विच इज श्रीलंका's लोएस्ट एवर टेस्ट टोटल अगेंस्ट एनीवन, एंड इट इज आल्सो साउथ अफ्रीका's इट इज आल्सो लोएस्ट बाय एनी टीम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और उस पे टेम्बा बाउमा की मैं फिर से तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया उनके बॉलर्स ने। तो मार्को जैनसन में बात कर लेते हैं। तो जनाब मार्को जैनसन ने अभी जो 41 बॉल्स करा के 7 विकेट्स लिए हैं, इट इज़ द जॉइंट फर्स्ट बॉल्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट टू पिक अप 7 विकेट्स। जी हाँ, इनके साथ जो हैं जो ह्यू ट्रम्बल थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी 1904 में अगेंस्ट इंग्लैंड जो है 41 बॉल्स पे 7 विकेट्स ली थी। और मार्को यानसन ने अगेंस्ट श्रीलंका जो है ये रिकॉर्ड इक्वल किया है उनका। अगर एक बॉल वो पहले करा देते तो ही वुड हैव बिकम द फास्टेस्ट टू 7 विकेट्स एंड अ टेस्ट इनिंग्स, लेकिन नहीं हो सका ऐसा और एग्जैक्टली उन जितने बॉल्स ही उन्होंने कराए। इसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी जो है वो 7 विकेट्स ली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, विच वाज आल्सो अ रिमार्केबल फीट
इन 2015 में उन्होंने ऐसा किया था कि 42 बॉल्स में 7 विकेट्स ली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर सम ऑफ द स्टैट्स रिगार्डिंग द मार्को यानसेन्स फीट। और मार्को यानसेन जो है उनका अच्छा साथ दिया वहाँ पे उनके जो दूसरे कपलिंग फास्ट बॉलर्स थे, और साउथ अफ्रीका के जो क्विक्स का ट्रियो था उन्होंने तबाही फेर दी श्रीलंका की इनिंग्स पे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सेकंड इनिंग्स में भी टेम्बा बावुआ बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं, उन्होंने 20 प्लस स्कोर कर लिया है, अभी भी वो क्रीज पर मौजूद हैं और साउथ अफ्रीका की लीड जो है वो 280 प्लस हो गई है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने जो है वो कम्प्लीटली मैच अपने कंट्रोल में कर लिया है, जहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है शायद साउथ अफ्रीका के हाथ से निकल जाए और पॉइंट्स जो हैं वो हेवीली शायद मिल जाएं श्रीलंका को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जो दौड़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है आफ्टर टुडेज प्ले। कि एक तरफ से जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो स्ट्राइड्स कर रही है, यहाँ से साउथ अफ्रीका स्ट्राइड्स कर रहा है, और इन सब टीम्स का चांस है टू मेक इट टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। और अब देखना ये होगा कि कल के दिन में साउथ अफ्रीका क्या श्रीलंका को आउट करके और ये मैच अपना नाम कर सकती है, या फिर श्रीलंका जो है कोई मैजिकल कमबैक जो है वो कर सकती है, जिसके चांसेस लेट्स फेस इट बहुत कम है कि श्रीलंका यहाँ से कमबैक करे इतना स्ट्रांगली जिस तरीके की पिच है उस पे। बट वेल यू नेवर नो इन क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। और फर्स्ट T20 के बाद इंशाल्लाह मैं दोबारा रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को कवर किया जाएगा, क्योंकि जब तक ये सारे मैचेस और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक एक क्लियर पिक्चर नहीं आएगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कौन खेलेगा। तो दैट्स वाई अभी भी जो है वो हर मैच के साथ और हर रिव्यू के साथ इस चीज़ को बिट बाय बिट कवर करना पड़ेगा कि अब पोजीशन क्या है और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एट द मोमेंट जो है वो कौन ऊपर है कौन नीचे है, किसके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इफ़ आई हैड टू मेक माई गेस तो ऑस्ट्रेलिया विल प्ले अलोंगसाइड साउथ अफ्रीका। दिस इज़ माई पिक फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो हैं उनकी आपस में सीरीज़ है। इंग्लैंड नंबर 6 पर है, दे डोंट हैव अ शॉट एट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। न्यूजीलैंड की सीरीज़ क्योंकि इंग्लैंड के साथ है, इंग्लैंड एक टफ अपोजिशन है, या फिर ये कहना चाहिए कि टफर अपोजिशन है देन श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो इसीलिए मैं चांस साउथ अफ्रीका को ज़्यादा दे रहा हूँ। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैं ऑस्ट्रेलिया को इसलिए पिक कर रहा हूँ कि इंडिया के लिए मुश्किल है कि वो 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराए, क्योंकि 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराने पर ही ऑस्ट्रेलिया जो है उससे बाहर हो सकता है, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं टू मेक अ कमबैक। ऑस्ट्रेलिया अगर 2 मैचेस जीत जाता है तो इंडिया जो है वो आउट हो जाएगा इस दौर से। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, क्योंकि गिवन दैट कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपने चारों मैचेस जीत जाए, व्हिच इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी द केस। देखें, आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके नहीं हरा सकते। आज तक जो है सिर्फ एक पाकिस्तानी कैप्टन जो है ऐसा कर सका है, एंड दैट इज मिसबाह-उल हक, राइट, कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराए। और उसके अलावा किसी एशियन कैप्टन ने जो है वो इतनी फीट अचीव नहीं की। इनफैक्ट इंडियन कैप्टन ने भी बाद में की थी, फर्स्ट पाकिस्तान कैप्टन मिसबाह-उल हक ने ये फीट अचीव किया था। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि इंडिया और पाकिस्तान के अलावा किसी और ने नहीं किया एशिया से। तो बहुत मुश्किल है कि श्रीलंका जो है वहाँ पे जीत सके कोई भी मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड द सेम गोज फॉर पाकिस्तान। ऑल्दो आई होप कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे साउथ अफ्रीका में जाकर, Stop it. Get some help. लेकिन इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जाकर और साउथ अफ्रीका को हरा के आ जाएगा टेस्ट मैच। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत ब्राइट हैं टू प्ले इनटू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड उसके साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के चांसेस भी अच्छे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जस्ट हैव टू विन 2 मैचेस। बल्कि ऑस्ट्रेलिया होम पे खेल रहा है अपने,
वो ऑस्ट्रेलिया के होम टर्फ पे आप ऑस्ट्रेलिया को इतना हल्के में नहीं ले सकते कि एक मैच में आपने उनको आउट क्लास कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया कमबैक नहीं कर सकता। रिमेंबर दे आर द किंग्स ऑफ कमबैक, ठीक है, तो वो कहीं से भी कमबैक कर सकते हैं। दे नो हाउ टू कम बैक एंड a test series. They have been doing it for the better part of the last century. So that's why they know कि किस तरीके से कम बैक करना है हमने। तो लेट्स सी कि आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किस तरीके से शेप अप होता है। मेरी वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।